हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज। और आज का ये जो हमारा टेस्ट है यह है इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित। इसमें प्रश्न दिए हुए हैं और ये जो टेस्ट है ये जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित है। जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर का है। इसके पहले हमने सीसेट के पेपर सॉल्व किए अपने चैनल पे सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आप अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि सीसेट अपने आप में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो सीसेट को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप जीएस में कितने भी नंबर लाइए, जब तक आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सीसेट क्वालिफाई होना चाहिए, इसलिए सीसेट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उसको नेग्लेक्ट मत करिएगा। तो आज का ये टेस्ट है हमारा इन्वायरमेंट का, और हम इन्वायरमेंट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ व्याख्या भी करेंगे। और ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आप पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए ये अपना टेस्ट जो है स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए ये बाइलिंगुअल है, तो हम हिंदी का बस सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, हाल ही में एनटीसीए यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं। अब यहाँ पे बिंदु कौन कौन से दिए हैं, पहले बिंदु देखते हैं। तो पहला है, भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। दूसरा है, ये भारत के 2% भूभाग में फैले हुए हैं। तीसरा कथन है, वर्तमान में दुनिया भर में पाए जाने वाले वन्य बाघों की लगभग 75% आबादी भारत में मौजूद है। तीसरा जो चौथा कथन है यह है कि बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सत्य है, कौन कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा कथन सत्य है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि पहला और दूसरा गलत क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्तमान में भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व नहीं, टोटल 53 हो गए हैं, और ये भारत के 2% भूभाग पर नहीं है, 2.3% भूभाग पर फैले हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन इसलिए गलत हो जाएंगे, पहला और दूसरा गलत है, सिर्फ तीसरा और चौथा यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पारित वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 निम्नलिखित में से किसमें संशोधन का प्रावधान करता है। तो ये संशोधन करता है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रावधान करता है। यह संशोधन टीएन गोदावरमन वाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्पन्न हुई अस्पष्टता के बाद इस अधिनियम को लागू करने के दायरे को स्पष्ट करता है। संशोधन के जरिए इस अधिनियम में एक प्रस्तावना भी शामिल की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया, कब दर्ज किया गया। तो यह दर्ज किया गया 28 जुलाई 2023 को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन जब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की क्षमता से अधिक हो जाता है तब उसे प्लास्टिक ओवरशूट डे कहा जाता है। इससे अंततः पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी के कितने घटक होते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी के 5 घटक होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि वो घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा है मत्स्यन, तीसरा है पर्यटन, चौथा है समुद्री परिवहन और पांचवा है अपशिष्ट प्रबंधन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक कार्बन क्रेडिट का मानक क्या होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मानक क्या होता है। तो एक कार्बन क्रेडिट का जो मानक होता है वह 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट यह बताता है कि निर्धारित कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर क्या है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चित हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है। तो यह स्थित है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रसायनों के समूह में से कौन
केमिकल समूह के अंतर्गत आता है? कौन इसमें से इन्फो केमिकल समूह के अंतर्गत आता है? हार्मोन, फेरोमोन, एलिलो केमिकल्स। तो यहाँ पे तीनों जो हैं यह आते हैं इन्फो केमिकल्स के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्फो केमिकल्स के माध्यम से होने वाला रासायनिक संचार पारिस्थितिकी अंतःक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे जीवों को अपने पर्यावरण को महसूस करने तथा शिकारियों, आहार, पर्यावास या साथियों का पता लगाने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो हैं वह इन्फो केमिकल्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कास पठार किस राज्य में स्थित है? कास पठार किस राज्य में स्थित है? तो कास पठार जो है यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कास पठार महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? तो रिड्यूस हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा और रिसाइकल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इन तरीकों को कचरा निपटान का उचित तरीका माना जाता है। ये तरीके पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं और इन्हें हर कोई आसानी से अपना सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का रखा है? भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का रखा है? तो यहाँ पे रखा गया है 2070 तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है 2070 तक रखा गया है। इसे कार्बन तटस्थता कहा जाता है, जिसका मतलब यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर ले आएगा, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और निष्कासन द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 सूत्रीय एजेंडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 10 सूत्रीय एजेंडा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित 10 सूत्रीय एजेंडा पेश किया था। कब? 2016 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, क्लाउड सीडिंग मौसम में कृत्रिम तरीके से बदलाव करने की एक तकनीक है। इसकी सहायता से कृत्रिम तरीके से वर्षा कराई जाती है। दूसरा है, यह तकनीक उस स्थिति में काम करती है जब वायुमंडल में पहले से बादल मौजूद ना हो। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, सत्य को पता करना है। तो यहाँ पे पहला कथन सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे बादल जो है मौजूद होना चाहिए। अगर बादल नहीं रहेगा तो ये क्रिया काम नहीं करेगी। तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पहला सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में दुबई में जो बाढ़ आई है उसका बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि वहाँ पे क्लाउड सीडिंग बहुत ज़्यादा कराई जाती है, यानी कि कृत्रिम वर्षा। इसकी वजह से नेचर का प्रकोप वहाँ पे देखना पड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ें नेचुरल हों उनको बहुत ज़्यादा छेड़खानी उनके साथ नहीं करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि बादल अगर नहीं होंगे तो ये क्रिया काम नहीं करेगी। पहले से बादल वायुमंडल में होना चाहिए। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे सत्य कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी के एक अभियान के रूप में वर्ष 1972 से प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सत्य कथन पर विचार करना है, कौन कौन सा यहाँ पे सत्य है। तो दोनों में से कोई भी कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि दोनों सही क्यों नहीं है। तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है कि 1972 से प्रतिवर्ष, तो 1972 से नहीं, 1972 से नहीं मनाया जा रहा है। 1973 से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, यानी कि पहला कथन गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्यों गलत है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो यहाँ पे 51वीं नहीं थी, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 2024 में 51वीं होगी। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी इसीलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं। दूसरा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार ने 2018 में शुरू किया था। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया। चौथा कथन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार बालासोर उड़ीसा को प्रदान किया गया। अब कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? असत्य कथन को पता करना है कि कौन सा यहाँ पे असत्य है। तो यहाँ पे पहला और चौथा कथन असत्य है।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पहला और चौथा कथन असत्य है, दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही है। तो देखते हैं पहला एवं चौथा असत्य क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा नहीं किए गए, ये उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए, उपराष्ट्रपति ने किया इसको। तो यहाँ पे पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा। और चौथा क्यों गलत है, तो चौथा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार बालासोर उड़ीसा को प्रदान किया गया। तो यहाँ पे उड़ीसा को ही मतलब जो राज्य है उड़ीसा ही है, बट यहाँ बालासोर नहीं गंजाम है, गंजाम जिले को प्रदान किया गया। तो यहाँ पे चौथा कथन इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा कथन ऑलरेडी सही है, और पूछा गया है प्रश्न में कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो असत्य जो है वह पहला और चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है। पहली भारतीय मिसाइल का नाम जो है यह पृथ्वी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पहली भारतीय मिसाइल है जिसे 2003 में फोर्सेस कमांड में शामिल किया गया था। इसे IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया। इसे DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया था। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, तो यह पृथ्वी की हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एडुसैट से क्या अभिप्राय है। एडुसैट से आपका क्या अभिप्राय है। तो एडुसैट जो है यह इसरो द्वारा निर्मित भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एडुसैट को इसरो द्वारा 20 सितंबर 2004 को जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल्स यानी कि GSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में, तो यह बहिर्मंडल में होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रायः संचार जो उपग्रह होते हैं वह बहिर्मंडल में, जो कि 400 किलोमीटर के ऊपर की वायुमंडलीय परत होती है, में स्थापित किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्न का मुख्यालय स्थित है। सर्न का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सर्न यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है या जिनेवा में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गॉड पार्टिकल्स निम्न में से किसे कहा जाता है। गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है, तो हिग्स बोसान को प्रचलित रूप से गॉड पार्टिकल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह एक उप परमाणु कण है। इसके बारे में पहली बार 1960 के दशक में भौतिक शास्त्री पीटर हिग्स और अन्य वैज्ञानिकों ने बताया था। इसीलिए इन्हीं जो वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पे हिग्स इसका नाम रख दिया गया है, यानी कि हिग्स बोसान। इसको गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और यह एक उप परमाणु कण है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो यह हुई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। सिकल सेल रोग एक प्रकार का हीमोग्लोबिन विकार है। यह एक वंशानुगत रक्त रोग है जो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को प्रभावित करता है। इस रोग में लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। स्टेम सेल थेरेपी के संदर्भ में सत्य कथनों का कूट बनाएं। पहला है, इस प्रकार की कोशिकाओं में शरीर के किसी भी अंग के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है। दूसरा कथन है, स्टेम सेल थेरेपी के प्रत्यारोपण में स्टेम कोशिकाएं किसी व्यक्ति से ली जा सकती हैं। तीसरा कथन है, स्टेम सेल थेरेपी में प्रत्यारोपण के दौरान मरीज स्वयं अपना डोनर होता है। अब यहाँ पे कौन सा कथन जो है पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि दूसरा कथन यहाँ पे सत्य क्यों नहीं है। तो दूसरे कथन में दिया हुआ है कि स्टेम सेल थेरेपी के प्रत्यारोपण में स्टेम कोशिकाएं किसी व्यक्ति से ली जा सकती हैं। तो स्टेम सेल प्रत्यारोपण में, यानी कि स्टेम सेल प्रत्यारोपण में स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं उसे उसी व्यक्ति से लिया जाता है जिसका प्रत्यारोपण होना है, यानी मरीज खुद अपना डोनर होता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि स्टेम सेल कोशिकाएं किसी व्यक्ति से नहीं उसी व्यक्ति का होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा कथन दूसरा गलत है, सिर्फ पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री किस देश की राजकीय यात्रा पर वहां की प्रथम महिला को पर्यावरण अनुकूल प्रयोगशाला में निर्मित हीरा भेंट किया है? तो ये किया है यूएसए के, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला देश है जिसने कोशिका संवर्धित मांस की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है? तो यह देश है सिंगापुर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 2020 में सिंगापुर ने कोशिका संवर्धित मांस यानी कि सेल कल्टिवेटेड मीट की बिक्री को मंजूरी दी थी। कोशिकीय कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशुओं की बजाय कोशिका संवर्धन से पशु आधारित उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि एक सेल ले लिया जाएगा कोशिका, उसको लैब में रख के उसमें मतलब कोशिका विभाजन के थ्रू वो मांस तैयार किया जाएगा। तो ये जो इस मांस की बिक्री को जो मंजूरी दिया गया है वह सिंगापुर के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के साथ चक्कर लगाने वाले एक नए क्षुद्र ग्रह की खोज की, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 2023 FW13 यानी कि 13, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रमा पर उतरा? तो यह किस तिथि को उतरा है? तो यह उतरा है 23 अगस्त 2023 को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीकी दक्षता के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन है, हाइपरसोनिक मिसाइल किसी ऐसी हथियार प्रणाली है जो ध्वनि की गति के समान रफ्तार से उड़ान भर सकती है। दूसरा कथन है, हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होती हैं। तीसरा कथन है कि हाल ही में ईंधन से स्वदेश निर्मित अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सिर्फ तीसरा कथन सत्य है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे पहला एवं दूसरा गलत है, सिर्फ यहाँ पे तीसरा कथन सही है। तो देखते हैं पहला एवं दूसरा कथन गलत क्यों है। तो पहला कथन है, हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी हथियार प्रणाली है जो ध्वनि की गति के समान रफ्तार से उड़ान भर सकती है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी हथियार प्रणाली है जो ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेज, यहाँ पे समान दिया हुआ है कि ध्वनि की गति के समान, तो समान नहीं होता है, 5 गुना यानी कि 5 गुना तेज होता है। 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भर सकती है। समानता या गति मैक यानी कि 5 मैक या लगभग 6174 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले कथन में दिया हुआ है कि ध्वनि के समान, तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है ध्वनि के समान नहीं होती है, ध्वनि से 5 गुना अधिक गति से चलती है। तो पहला कथन इसलिए गलत हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं दूसरा कथन क्यों गलत है। तो हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होती हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होती हैं। तो यहाँ पे दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे नहीं उड़ती हैं, कम ऊंचाई पे उड़ती हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें। और हाइपरसोनिक मिसाइलें कम ऊंचाई पे उड़ती हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें जो होती हैं वह अधिक ऊंचाई पर उड़ती हैं। तो यहाँ पे इसको अपोजिट दे दिया गया है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला दूसरा गलत है, सिर्फ तीसरा कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैवमंडल का भाग नहीं है। कौन यहाँ पे जैवमंडल का भाग नहीं है? तो समताप मंडल जो है यह जैवमंडल का भाग नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल इन सबको मिला के जो है जैवमंडल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे समताप मंडल जो है या वायुमंडल का ही एक पार्ट है, तो ये जैवमंडल का भाग नहीं है। तो बाकी जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल जैवमंडल के भाग है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कई या एक से अधिक खाद्य जाल मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। दूसरा कथन है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे दूसरा कथन तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। तो दूसरा कथन सत्य है, पहला यहाँ पे सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पहला कथन सत्य क्यों नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कई या एक से अधिक खाद्य जाल मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट दे दिया गया है, क्योंकि कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलके खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कई खाद्य जाल मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि खाद्य श्रृंखला जो होती है वो किसी एक पैटर्न पे चलती है। जैसे आप पौधा हो गया, पौधे
को बकरी खाएगी, बकरी को जो है शेर खाएगा, ऐसे इस पैटर्न पे चलेगा। लेकिन जो खाद्य जाल बनता है उसमें कई जो है उत्पादक भी कई होंगे, कई जो उसको खाने वाले जो होते हैं प्राथमिक कंज्यूमर और सेकेंडरी जो होंगे, सब मतलब ज़्यादा मात्रा में होंगे और वो एक जाल की तरह बन जाएगा। तो वहाँ पे खाद्य जाल बन जाता है। तो इसीलिए खाद्य श्रृंखलाओं को मिलकर ही खाद्य जाल बनता है। तो यहाँ पे ये जो पहला कथन है अपोजिट दिया हुआ है, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपराधहारी हैं डेरिटोवोर कौन है इसमें से? तो डेरिटोवोर जो होंगे वह हो जाएंगी मक्खियाँ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अपराधहारी अपरद या कूड़े को खाता है, जिसमें जैविक कचरा, मलबा और जंतुओं के सूखे मल को खाता है। अपराधहारी के उदाहरण है मक्खियाँ, काकरोच, केचुए, दीमक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन 2 प्रकार के जीवों का एक संघ होता है, ये जीव हैं। तो लाइकेन जो होता है यह थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, जो कि कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। कवक और शैवाल से मिलकर बनता है क्या? तो लाइकेन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। यानी कि शैवाल भोजन प्रदान करता है और कवक जो होता है वह उसके लिए स्थान देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है जैविक पदार्थ का क्षय, चौथा है ज्वालामुखी क्रिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा पृथ्वी के चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है? कौन सा इसमें से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है, यह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें अंतिम रूप से जल और ऑक्सीजन निकलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, ये नहीं होगा। श्वसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जैविक पदार्थ का क्षय जब होता है तब भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा जो है, इससे कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये क्रिया नहीं होती। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अजैविक दशाओं से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक दशाओं से संबंधित नहीं है? पहला है जल, दूसरा है मृदा, तीसरा है तापमान और चौथा है वर्षाताप। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। चयन करना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा कोई नहीं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैविक कहलाते हैं। अपने अस्तित्व के लिए उन्हें जैविक घटकों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन सा अजैविक दशाओं से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे कोई नहीं है जो कि संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं? तो जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की किस्मों के लिए दिया गया एक शब्द है। यह पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों तथा उन पारितंत्रों जिनमें वे रहते हैं और अंतःक्रिया करते हैं के बीच और भीतर विभेद है। जैव विविधता 3 प्रकार का होता है, प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारितंत्र विविधता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह अक्टूबर 1948 में हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। IUCN विश्व का सबसे पुराना और सबसे विशाल भूमंडलीय पर्यावरणीय संगठन है। इसकी स्थापना 1948 में ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। IUCN का मुख्य मिशन विश्व में जैव विविधता को संरक्षण देना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांदीपुर को निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह मुख्यतः बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जो कि नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो वाई मैक्स जो है यह एक संचार प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वाई मैक्स एक उच्च गतिशालिनी लंबी परास की वायरलेस युक्ति है जो वाईफाई तकनीकी की उत्तराधिकारिणी कही जा सकती है। इसकी प्रणाली भी वाईफाई के समान है, परंतु इसका परास कई किलोमीटर की परिधि में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रणोदक की श्रेणी में आता है? कौन यहाँ पे प्रणोदक की श्रेणी में आता है? तो कृत्रिम रबड़, द्रव हाइड्रोजन और सेल्यूलोज यौगिक, ये सभी जो हैं यह ये सब जो हैं यानी कि कृत्रिम रबड़, द्रव हाइड्रोजन, सेल्यूलोज यौगिक, ये सब प्रणोदक की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी 6 यान के ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। मुख्यतः उन ईंधनों को जो प्रेक्षण यान को आवश्यक धक्का या बल प्रदान कर सकें तथा आसानी से जल सकें प्रणोदक कहलाते हैं, जैसे कृत्रिम रबड़, द्रव हाइड्रोजन, सेलुलोज के विभिन्न यौगिक इत्यादि। जबकि द्रव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि ऑक्सीकारक की भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतार, एरोबिक व्हीकल फॉर एडवांस ट्रांस एटमॉस्फेरिक रिसर्च क्या है? अवतार क्या है? तो अवतार जो है यह अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक बहुउद्देशीय स्वप्रणोदित अंतरिक्ष यान का विकास कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में कार्य प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के बाद अपनी ऊर्जा से ही अंतरिक्ष की कक्षा से बाहर निकलने, वायुमंडल में प्रवेश करने और पृथ्वी पर उतरने में सक्षम होगा। वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष यान को अवतार नाम रखा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ देश दिया हुआ है और दूसरी तरफ है एजेंसी। नासा, तो नासा जो है यह अमेरिका की है। जाक्सा जापान का है। ईएसए तो यह यूरोप का है और रोसकोसमोस तो यह है रूस का। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 4 3 2। 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घवृत्तीय कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। कौन सा यहाँ पे सत्य कथन है? पहला देखते हैं कथन क्या है। तो दीर्घवृत्तीय कक्षा पृथ्वी से 39,500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कक्षा को माना जाता है। दूसरा कथन है, इस कक्षा में स्थापित एकमात्र उपग्रह मोलनिया है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रायोजेनिक तकनीक का ताप निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये जो ताप होता है -0 से -150 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न तापकीय कहा जाता है, जिसका ताप जो है -0 डिग्री सेंटीग्रेड से -150 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड होता है। क्रायोजेनिक तकनीक का मुख्य प्रयोग रॉकेटों में किया जाता है, जहाँ ईंधन को क्रायोजेनिक तकनीक से तरल अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इजराइल से प्राप्त होने वाले फाल्कन रडार में कौन सी तकनीकी प्रयोग की गई है? तो यहाँ पे बराक होगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। बराक को इजराइल के रफील आर्म्स ने विकसित किया है। यह प्रणाली पानी के भीतर से मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से युद्धपोतों की रक्षा के काम आती है। यह लंबवत यानी कि वर्टिकल लॉन्चर से दागी जाती है और चारों दिशाओं में घूम भी सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो मानव रहित टोही विमान निशांत बिल्कुल सही है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य, ये भी सही है। हल्के श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव, ये भी सही है। टैंक आधारित स्वचालित तोप अर्जुन नहीं है। टैंक आधारित स्वचालित तोप जो है यह अर्जुन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश मिसाइल के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सतह से हवा में प्रहार करने में सक्षम। दूसरा है, यह मध्यम दूरी यानी कि 25 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। तीसरा कथन है, यह अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों के समकक्ष है। चौथा कथन है, यह रैमजेट तकनीक पर आधारित मिसाइल है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे चारों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रहारक क्षमता के आधार पर प्रक्षेपास्त्रों के कुल कितने प्रकार हैं? तो प्रहारक क्षमता के आधार पर प्रक्षेपास्त्रों के कुल 5 प्रकार हैं, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाले, सतह से वायु, वायु से वायु, वायु से सतह और टैंक भेदी मिसाइल। तो 5 प्रकार हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा मानव और जैवमंडल कार्यक्रम कब आरंभ किया गया?
तो ये आरंभ किया गया था 1971 में। यूनेस्को द्वारा 1971 में जैव विविधता संरक्षण के एक प्रमुख प्रयास के रूप में इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। यह एक अंतर सरकार वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को सुधारने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि समझौता जैव विविधता से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे कार्टेजेना भी है, नगोया भी है, आइची भी है। अब यहाँ पे कौन सा जैव विविधता से नहीं संबंधित? तो मॉन्ट्रियल जो है यह जैव विविधता से संबंधित ना हो करके ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित समझौता है जो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, जबकि उपरोक्त अन्य संधि समझौता जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है? कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बिल्कुल सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह 1972 का है, 1980 का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण नीति ये भी 2002। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, उस पर विचार करें। पहला है, एक ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर एक अभयारण्य मौजूद हो या नहीं जिसे राज्य सरकार द्वारा एक उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया हो। दूसरा कथन क्या है? तो दूसरा है कि राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सीमित मानव गतिविधियों को अनुमति दी जाती है। अब कौन सा यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सत्य है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे देखते हैं कि क्यों सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सीमित मानव गतिविधियों को अनुमति दी जाती है, तो ये गलत है। कोई भी मानव गतिविधि को यहाँ पे अनुमति नहीं दी जाती है। राज्य के मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपवाद स्वरूप किसी ऐसी गतिविधि को अनुमति दी जा सकती है। यानी कि वैसे तो किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ का जो मुख्य वन संरक्षक होता है उसके द्वारा अनुमति दी जा सकती है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला कथन सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ है सूची ए में है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और सूची 2 में है राज्य। नोकरेक कहाँ है? तो नोकरेक जो है यह मेघालय में है। डिब्रू सैखोवा जो है यह हो जाएगा असम में। शेषाचलम पहाड़ियाँ तो आंध्र प्रदेश और कंचनजंगा तो यह सिक्किम में। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2-1-3-4। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में दिखाई देता है, आप इसे किस संदर्भ में देखते हैं? तो यह जो है यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने बाघों की गहन सुरक्षा एवं पारिस्थितिक स्थिति की निगरानी करने के लिए एम स्ट्रिप नामक एंड्रॉयड आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव के लिए एम स्ट्रिप्स जो है विकसित की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? यह 2007 में शुरू की गई, 2007 में नहीं 2008 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की थी। इस राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कई राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल पुरुष किसे कहा जाता है? जल पुरुष जो है यह राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। 2002 में उन्होंने जल संचयन और जल प्रबंधन में समुदाय आधारित प्रयासों में अपने अग्रणी कार्य के लिए सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रडार की श्रेणी में नहीं आता? कौन यहाँ पे रडार की श्रेणी में नहीं आता? तो अग्नि 5 जो है यह रडार की श्रेणी में नहीं आती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जो है अग्नि 5 जो है यह स्वदेश निर्मित लंबी दूरी यानी कि 4000 किलोमीटर की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल अत्याधुनिक वैमानिकी और पांचवी पीढ़ी की ऑन बोर्ड कंप्यूटर प्रणाली से सुसज्जित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी रानी, रश्मि और अपर्णा जो है ये सब रडार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा IIT एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है मद्रास, यानी कि IIT मद्रास कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाइड्रोपोनिक्स के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मिट्टी का उपयोग किए बिना पौधों की खेती की एक तकनीकी है। दूसरा कथन है, यह प्रणाली तेजी से विकास, मजबूत पैदावार और बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देती है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है, सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स बागवानी का एक प्रकार है जो जलीय विलायक में खनिज पोषक तत्वों के विलयनों का उपयोग करके पौधों फसलों को उगाने का तरीका है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने व्योममित्र नामक भारतीय रोबोट विकसित किया है। तो व्योममित्र जो है, यह रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया, तो यह इसरो द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। व्योम मित्र शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों व्योम और मित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः अंतरिक्ष और मित्र होता है। यह इसरो द्वारा निर्मित हाफ ह्यूमैनॉइड फीमेल रोबोट प्रोटोटाइप है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हुई थी, तो यह स्थापना जो है यह हुई थी 1984 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। मूलतः यह समन्वित प्राकृतिक गैस कंपनी है जो प्राकृतिक गैस तथा इससे संबंधी अन्य उत्पादों, प्रोपेन और पेंटेन सेवाओं की खोज, उत्पादन, परिवहन, पेट्रोलियम प्रसंस्करण, वितरण और विपणन सहित गैस आपूर्ति एवं मूल्य श्रृंखला के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड जो है यह असम में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरीज असम में स्थित है। यह रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की सहायक है। यह घरेलू तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन इसमें से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कोयला जो है यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गैर परंपरागत मतलब कि जो परंपरा से हटके है। परंपरा से हटके यानी कि जल हो गया, वायु हो गया, ये सब जो ऊर्जा है ये परंपरा से हट के हैं। लेकिन कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब परंपरागत चीज़ें आ रही हैं। तो गैर परंपरागत यहाँ पे कोयला नहीं है। बाकी बायोमास, पवन चक्कियाँ, सौरताप, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला जो है यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका योगदान 67% है। इसके अलावा यह इस्पात और कार्बो रासायनिक उद्योगों में काम आने वाला आवश्यक पदार्थ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का प्रश्न जो है हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।